बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जीवों का वर्गीकरण। हम कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें कि उनको उनके बारे में, उनके आसानी से उनके हर कैरेक्टर के बारे में पता चल जाए। वर्गीकरण मतलब यही होता है कि जैसे कोई चीज़ मिक्स रखा हो, जैसे आप लोग एक क्लास में बैठे हो, एक क्लास में कई ग्रुप के बाद मान लीजिए मैथ के हों, बायो के हों, कॉमर्स के, सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं। मैं पहुंचूंगा आपके क्लास में तो पता ही ना चले कि किस क्लास के बच्चे हैं और कौन कौन से सेक्शन किसी सब्जेक्ट के हैं। तो मैं क्या करूं, उसमें से लोगों को क्लासीफाई कर, मैं कह दूं बायो वाले इधर बैठ जाओ बेटा, मैथ वाले इधर बैठ जाओ और ये वाले और भी सब्जेक्ट वाले साइड में बैठ जाओ। तो इससे होता है कि हम क्लासिफाई कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा इस रो में सिर्फ बायो वाले हैं और इस रो में मैथ वाले, इस रो में अदर सब्जेक्ट वाले बैठे हैं। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की कई बेसिस हैं जिनको कई बेसिस से किया जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एक बायोलॉजी के जनक थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से, एरिस्टोटल साहब जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले क्लासिफाई किया था। इन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमल को लिया, उनको क्लासिफाई किया। तो इन्होंने सबसे पहले दो तरह से ऐसे बांटा, लिखा प्लांट और एनिमल। इनका बेस था प्लांट और एनिमल को बांटने का कि ऐसे प्लांट जो जमीन पे लेटे होते हैं, जैसे घास वगैरह आपने देखा ना, घास, हाँ, उनको कहते हैं वो हर्ब। तीन तरह से बांट दिया, एक हर्ब बांटा, दूसरा बांटा सर्ब, और तीसरा ट्री। हर्ब में आएंगे जैसे ग्रास, जो जमीन पे एकदम लेटे हुए प्लांट मिलते हैं उनको हम हर्ब कहते हैं। और थोड़ा सा उठे हुए प्लांट जैसे झाड़ियां वगैरह हो गई तो सर्ब हो गए। और ट्री तो आप जानते हैं जो लार्जेस्ट होते हैं ट्री, जिसमें स्टेम वगैरह मोटी सी पाई जाती है, वो क्या हो गया, ट्री हो गया। और एनिमल को इन्होंने भी दो तरह से बांटा, ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाए जाते हैं और ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड नहीं पाए जाते। तो रेड ब्लड मतलब आरबीसी, रेड ब्लड क्या प्रेजेंट, और यहाँ पे रेड ब्लड अब्सेंट। दो तरह से अरिस्टोटल साहब ने पहली बार बांटा प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री, और रेड ब्लड प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो इस बेस पे। इसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी आपके जाने माने साइंटिस्ट हैं, लीनियस ने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1758 में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1758 इसने दिया, लीनियस ने क्या किया कि दो ही तरह से बांटा, एक को एनिमल और प्लांट के बारे में बस बांट दिया, प्लांट और एनिमल, यही दो तरह से बांटा। इसी को कहा उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, जिसने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया था, उसमें उसकी कुछ डीमेरिट थे। डीमेरिट मतलब कुछ कमियां थी, डीमेरिट। तो उन कमियों को हम पढ़ते हैं कि अगर कैसी ऐसी कमी थी कि जिसके बाद वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। डीमेरिट्स यानी कमी। तो इस सिस्टम में सबसे पहले था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई अंतर नहीं था। मतलब यूनिसेलुलर मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट वे ऑर्गेनिज्म जिनके बाहरी सर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट, और जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल से पाया जाए उनको यूनिसेलुलर, और जिनमें एक से अधिक सेल पाया जाए उन्हें मल्टीसेलुलर। जैसे हम लोग हैं मल्टीसेलुलर हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हो गए हैं, प्रोटिस्ट हो गए, तो ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में
और जैसे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट, जिनमें हरे पेड़ पौधे होते हैं जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो हरे नहीं होते वो नहीं करते। जैसे हम लोग तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते ना, और फिर फंजाई हुआ। तो इन लोगों के बीच में अंतर बताना ना संभव नहीं था, इसलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डीमेरिट। डीमेरिट में हम देखेंगे कि वे ऑर्गेनिज्म जैसे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में अंतर बताना संभव नहीं था। यूकैरियोट मतलब वे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जैसे डीएनए आरएनए जिसमें पाए जाते हैं उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन पाई जाए तो उसे हम यूकैरियोट कहते हैं, और उसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाए तो उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूनिसेलुलर जिनकी लाइफ साइकिल ही पूरी जीवन ही एक सेल के अंदर बीत जाए उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, ये सब का ये यूनिसेलुलर है। अब मल्टीसेलुलर जैसे हम लोग, हमारे शरीर में बहुत से सेल्स है ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी हो जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब फोटोसिंथेसिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हरे पत्ते पाए जाते हैं या वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। और नॉन फोटोसिंथेसिस वो होते हैं जिनमें जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इन लोगों के बीच में ना अंतर करना बड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए इनकी एक पहली डिमेरिट थी, जिसको हम लोग लिख लेते। जैसे देखिए इस सिस्टम में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस में अंतर करना संभव नहीं था। तो ऐसे ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी। यानी कि ये क्या किए थे ना, सबको एक ही जगह रख दिए थे। तो प्लांट एनिमल सबको किसी ना यूनिसेलुलर ना मल्टी सेलुलर, ये सब कुछ डिफरेंट नहीं किया, सबको एक ही साथ मिला के चटनी बना के इन्होंने एक ही जगह रख दिया। तो उसी को हम, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में जैसे जो प्लांट है और एनिमल है ना, में क्लासिफिकेशन आसान तो था, समझने योग्य, लेकिन इनके बावजूद कुछ ऑर्गेनिज्म को इनमें से कैटेगराइज करना यानी अलग करना संभव नहीं थे, क्योंकि ये मिक्स थे ना। देखिए यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सबको एक ही में रख दिया था, तो कुछ को अलग करना डिफिकल्ट था। तो ये इनकी सेकेंड डी में। देखिए इनमें कुछ जैसे जीव होते हैं जो प्लांट और एनिमल, उनको क्लासिफाई करके समझना आसान था, लेकिन बहुत से ऐसे थे उनको कैटेगराइज वाइज क्लासिफाई करके अलग करना बहुत ही संभव नहीं था। ये इनके दो डिमेरिट थे, जिसके आप ये वाले ज्यादा याद करिएगा, ये वाले आपको पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है कि फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सबको क्या किया था, एक ही में रख दिया था। ये इनकी सबसे पहली डिमेरिट थी। अब हम आते हैं कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए उस समय थोड़ा हर चीज की कमी थी, मतलब कि हर प्रोडक्ट की कमी थी, नॉलेज की भी। कुछ ही लोग थे जो विद्वान थे, तो लगभग लिनियस का बहुत लॉन्ग टाइम तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता रहा, बहुत समय तक। तो लगभग 19 ईयर बाद, मतलब 90 साल बाद, यानी 1866 में एक साइंटिस्ट आए जो थोड़ी मनसाए होंगे, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उनका नाम था हैकेल, वो थे हैकेल साहब। हैकेल, इन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमल को तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया था। उन्होंने क्या किया, उनमें से जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे या मल्टी सेलुलर थे, उन्हीं में से थोड़ा सा उन्होंने क्लासिफाई किया। तो उन्होंने 3 को दिया, वो 3 थे। पहला तो था उसका प्लांट ही, सब लोगों ने प्लांट दिया तो प्लांट दिया। दूसरा उन्होंने दिया एनिमल, और तीसरा इन्होंने कर दिया प्रोटिस्टा, जिसमें अमीबा, क्लेमाइडोमोनास ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो प्रोटिस्टा में रख दिया। अब हम आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि चौथा भी किसी ने क्लासिफाई किया था, ये भी देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 क्लासिफिकेशन, ये 1956 में ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। ये एक साइंटिस्ट है कोपलैंड।
अभी तक तो हम लोगों ने प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो इन्होंने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है, इन्होंने तो प्लांट और एनिमल प्रोटिस्टा रखा, लेकिन जो प्रोटिस्टा में और प्लांट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जैसे मैंने बताया ना, जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, प्रोटिस्टा आते थे ना, तो नहीं प्रोकैरियोट आते थे। तो इन्होंने चौथा में जो दिया वो थे, पहला तो इन्होंने प्लांट ही दिया, ठीक। दूसरा था एनिमल, जो कि सब पते थे पहले से ही, एक किंगडम इन्होंने लाके ऐड कर दिया। तीसरा था प्रोटिस्टा। चौथा इन्होंने क्या किया, मोनेरा। मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, हम लिख देते BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया या बैक्टीरिया हो गए, इनके अंदर आते थे। तो उन्होंने मोनेरा को क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमें बहुत पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे एक साइंटिस्ट, इन्हीं के बेसिस पे और इनके आधार पे पढ़ा जाएगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमारे सिलेबस में है भी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया गया था 1969, बस 10 साल के फर्क में ही इसको दे दिया गया था। इसको दिए थे हैकल साहब ने, नहीं सॉरी हैकल नहीं, 1969 में इसको किसने दिया था, RH विटेकर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1969 RH विटेकर। विटेकर 1969 में RH विटेकर ने। अब RH विटेकर ने ऐसा नया क्या कर दिया, प्लांट एनिमल तो दिया गया था, बस इन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म खोज दिए जो मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनमें क्या था, मोनो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, सबको क्या किया था, एक ही में रख दिया गया था। तो बस इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं को अलग कर दिया। तो पहला इन्होंने प्लांट ही दिया था, फिर इन्होंने क्या किया ना, जो मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक उनमें थोड़ा डिफरेंस, और मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में थोड़ा डिफरेंस दिखाया। एनिमल। तीसरा था प्रोटिस्टा। चौथा था मोनेरा, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अब पांचवा इन्होंने ये दे दिया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करके भोजन बनाते हैं, यानी किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, फंजाई को उन्होंने क्लासिफाई किया। तो इन्होंने फंजाई को दे दिया। अब इनके क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस हैं, उसको हम देखते हैं कि किसके बेस पे इसको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिक यानी आधार, बेसिस किसका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहला था कि इन्होंने जो किसी ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर ही देखा था, कि उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी होती है। तो सेल की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा इन्होंने लिया था कि संरचना तो चलिए ठीक है, दूसरा इन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी बॉडी कैसी बन रही है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस तरह से संरचनाएं बनी है, बॉडी बनी है बड़ी सी, उसका। तीसरा इन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कैसे पोषण करते हैं, खाना पीना, इनके बारे में न्यूट्रिशन। चौथा इन्होंने लिया था रिप्रोडक्शन, यानी जनन कैसे करते हैं, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, इसको लिया था रिप्रोडक्शन। पांचवा इन्होंने लिया था फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों का लक्षण दिखाते हुए ऐसे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो ये लिया था, यानी फाइलोजेनिक। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया गया था, लेकिन जब अर्लियर क्लासिफिकेशन आया था तो जो प्लांट थे, इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हम करें, तो प्लांट में वे ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, वे ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जैसे अर्लियर क्लासिफिकेशन जब शुरू में दिया गया था, तो उसमें बैक्टीरिया भी रखा गया था, ठीक, बैक्टीरिया थे, BGA थे यानी ब्लू ग्रीन एल्गी था, फंजाई था, यानी प्लांट के अंदर थे ये सब, फर्न, जिम्नोस्पर्म
और एंजियोस्पर्म, स्पर्म, ये सभी एक ही में रखे गए थे क्योंकि इनके अंदर, क्योंकि इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो जब आर.एच. विटेकर साहब ने जब क्लासिफिकेशन किया, देखिए सबसे पहले क्या देखा था, सेल स्ट्रक्चर, तो सेल वॉल पाए गए थे, सबको देखा, फिर अगला क्लासिफिकेशन किया, फिर उसके आगे देखा कोई और लक्षण लिया, उस लक्षण के अनुसार, कुछ बेसिस के अनुसार, तो उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या किया कि जो अब देखिए इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट भी हैं और कुछ यूनिसेलुलर हैं। देखिए प्रोकैरियोट ये हैं, ये, और जितने सब है ना यूकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा, जिसमें उन्होंने क्या किया, अगला क्या किया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग कर दिया, तो दूसरा हो गया। फिर तीसरा देखा कि अच्छा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते कुछ नहीं। तो उनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे गए कि आखिर वो कैसे ऑटोट्रॉफ हैं, यानी स्वयं खाना बनाते हैं या किसी के ऊपर निर्भर हैं। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हेटरोट्रॉफ हम लोग भी हैं, हेटरोट्रॉफ फंजाई हो गया, ये किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट हो गया। तब फिर उन्होंने उसके ऊपर इसको थर्ड लिया न्यूट्रिशन। फिर चौथा था कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते थे एसेक्सुअल करते थे, कुछ थे बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल के ही अंदर आता है, और कुछ थे वेजिटेटिव करते थे, कुछ थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, लैंगिक जनन करते थे। तो उसके अनुसार में फिर पांचवा उन्होंने लिया, सबसे डिफरेंट ही था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी कि अपने पूर्वजों का वो लक्षण दिखाते हुए आ रहे हैं कि उस अनुसार उन्होंने इन बेसिसों को बेस रख के क्लासिफाई किया। तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशनों को अगर हम एक ट्री के अनुसार देखें कि कैसे कैसे सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए होंगे, तो देखिए सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म आए होंगे जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाए, यानी कि जिनके डीएनए आरएनए सब मिक्स हो, सब एक ही बॉडी में इधर उधर अफरा तफरा, सबको अलग अलग नहीं रखा गया हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम ले सकते हैं कि वे ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मोनेरा, तो ये एक अलग ही क्लास में आएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे। अब इन्हीं से जनरेट होंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, और ये यूनिसेलुलर थे। तो यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म एक आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोट होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक। ये प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गई। अब यूकैरियोट में कई ऑर्गेनिज्म, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, फिर इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे फिर ये 3 तरह से डिवाइड हो गया, और सब एक दूसरे से कनेक्टिंग लिंक है, सब ये फाइलोजेनिक रिलेशन दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लांट। तो प्लांट को उनके यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर डिवाइड किया गया। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट, और कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर। लेकिन प्लांट देखिए भोजन कैसे बनाता है, अपने स्वयं बनाता है ना। तो स्वयं कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये हो गए। फिर एक उन्होंने लिया फंजाई। ये देखिए इनको भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही रहता है। ये देखिए ये ग्रीन होते हैं, प्लांट ग्रीन होते हैं, और ये नॉन ग्रीन होते हैं। और ये हेट्रोट्रॉप, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये भी हो गए यूकैरियोट। और हेट्रोट्रॉफ, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफ। ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब कि। फिर उसके बाद आएगा एनिमल। ये भी होते हैं यूकैरियोट। ये भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो एक ट्री की तरह हुआ, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद एनिमल, प्लांट, फंजाई, इनको यानी प्रोकैरियोट सबसे पहले आएंगे, फिर यूकैरियोट आते हैं। जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होगा। तो ये हो गया, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, एनिमल। सबसे बुद्धिमान होते हैं एनिमल ही होते हैं ना। तो इस तरह से क्लासिफाई। अब हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में अलग अलग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोनेरा क्या होते हैं। मोनेरा यानी प्रोकैरियोट के ऑर्गेनिज्म। मोनेरा में बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर
फिर फंजाई, प्लांट और एनिमल, इन सब के बारे में हम लोग एक सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।